Chapter number 4, Algebraic Expressions and Algebraic Formula. Exercise 4.1. आज के इस लेसन में हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मगर इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो इस एक्सरसाइज में इंक्लूड है, पहले उसे डिफाइन करते हैं। इसमें सबसे पहला टॉपिक है अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। मैं चाहता हूं कि एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आप इस टर्म अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की डेफिनेशन से वाकिफ़ हो, आप ये समझ सके कि ये अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है क्या और इन्हें सॉल्व किस लिए किया जाता है और कैसे सॉल्व किया जाता है। मैंने सबसे पहले अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन लिखी हुई है। एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज़ अ मैथमेटिकल फ्रेज दैट कंटेन्स नंबर्स, वेरिएबल्स, letters representing unknown values and operators such as plus, minus, multiply and divide. It does not include any equality sign which would make it an equation. ये definition ये कह रही है कि मैथमेटिक्स में अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक ऐसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट होती है या एक ऐसी मैथमेटिकल फ्रेज होती है जिसमें शामिल होते हैं नंबर्स, वेरिएबल्स। अब नंबर्स की तो आपको पता है रियल नंबर्स हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, डेसिमल फॉर्म में भी हो सकते हैं और फ्रैक्शनल फॉर्म में भी हो सकते हैं। और वेरिएबल्स, ये अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स दरअसल होते हैं लेटर्स। कौन से लेटर्स? इंग्लिश लेटर्स, जैसे कि ABC, MNO, PQR या XYZ। आई होप एंड आई नो कि आपने अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस या अल्जेब्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करते वक्त इन लेटर्स को देखा भी होगा और उन्हें सॉल्व करते हुए समझा भी होगा। आगे कह रहे हैं एंड ऑपरेटर्स मींस ऑपरेशंस। कितने मैथमेटिकल ऑपरेशंस आपने अभी तक पढ़े हैं? 4 बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस। कौन से हैं? एडिशन ऑफ नंबर्स, यहाँ हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, subtraction of algebraic expressions, multiplication of algebraic expressions and division of algebraic expressions। या जब ये नंबर्स और वेरिएबल्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हों, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो इन 4 बेसिक अल्जेब्रिक ऑपरेशंस के ज़रिए, तो फिर हम क्या कहते हैं कि ये वेरिएबल्स, ये टर्म्स जो है ये बनाते हैं अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को। आगे कह रहे हैं इट डज नॉट इंक्लूड एनी इक्वलिटी साइन। अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में ये जो साइन आपको नज़र आ रहा है, इक्वलिटी साइन, ये नहीं होता। और अगर ये इक्वलिटी साइन आपको नज़र आ जाए तो फिर वो क्या होगा? एन अल्जेब्रिक इक्वेशन। बस यही डिफरेंस है बिटवीन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड अल्जेब्रिक इक्वेशन। अगर आपको ये साइन ऑफ इक्वलिटी नज़र आती है अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, तो वो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं बल्कि अल्जेब्रिक इक्वेशन होगी। और अगर आपको ये साइन ऑफ इक्वलिटी नज़र नहीं आती, जहाँ वेरिएबल्स और कुछ नंबर्स आपस में जुड़े हुए हो, ये साइन आपको नज़र ना आए, तो वो अल्जेब्रिक इक्वेशन नहीं बल्कि अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होंगे। मैंने कुछ एग्जांपल्स दी हैं अल्जेब्रिक इक्वेशंस और अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के। डेफिनेशन के मुताबिक मैथमेटिक्स में एक ऐसी फ्रेज जहाँ पर इंग्लिश लेटर्स यानी वेरिएबल्स और कुछ नंबर्स आपस में कनेक्टेड हो, किसके ज़रिए? इन 4 बेसिक ऑपरेशंस के ज़रिए, तो वो मिलकर क्या बनाते हैं? अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो यहाँ आप देखिए, मैंने सबसे पहले बात की टर्म की। टर्म क्या होता है? ये देखिए आप, ये जो फर्स्ट आपको नज़र आ रहा है एज अ होल 3x, ये है फर्स्ट टर्म ऑफ द अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। उसके बाद आपको नज़र आ रहा है 7, ये है सेकेंड टर्म ऑफ द अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब ये दोनों टर्म्स जो है वो आपस में किस ऑपरेशन के ज़रिए कनेक्टेड है? प्लस ऑपरेशन यानी पॉजिटिव ऑपरेशन के ज़रिए एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो हम कहेंगे कि ये एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, बिकॉज यहाँ पर 2 टर्म्स आपस में इस प्लस ऑपरेशन पॉजिटिव साइन के साथ कनेक्टेड है या जुड़े हुए हैं। अब ये चूंकि अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो मैंने यहाँ आगे लिखा हुआ है लीनियर अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। चले एक और नई चीज़ आपके सामने आ गई, लीनियर। ये वर्ड का मतलब है 1, लीनियर का मतलब है 1, यानी यहाँ इसका मतलब ये होगा लीनियर अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का कि ये एक ऐसी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें ये वेरिएबल यानी ये जो इंग्लिश लेटर आपको नज़र आ रहा है, इसकी जो पावर है या एक्सपोनेंट है वो 1 है। इसी तरह एक और अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपको नज़र आ रही है एग्जाम्पल नंबर 2 में, जहाँ फर्स्ट टर्म है 2x रेज़ टू द पावर 2 और जहाँ सेकेंड टर्म है 5x और थर्ड टर्म है -9। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है
जहाँ तीन टर्म्स जो है वो मुख्तलिफ ऑपरेशंस के ज़रिए एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। पहले दो टर्म पॉजिटिव साइन के ज़रिए एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, जबकि सेकंड और थर्ड टर्म नेगेटिव साइन के ज़रिए एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो हम ये कहेंगे कि ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसके तीन टर्म्स हैं, और इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या नाम देते हैं हम? प्रॉपर नाम क्या होगा इसका? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या क्वाड्रेटिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ना वाई क्वाड्रेटिक? बिकॉज यहाँ पर जो आपको इंग्लिश लेटर या वेरिएबल एक्स जो नज़र आ रहा है, इसकी जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है। अगर पावर 1 हो तो वो लीनियर होगा, और अगर पावर 2 हो तो वो क्वाड्रेटिक होगा। इसके बाद एक और मैंने यहाँ पर आपको नज़र आ रही है अलजेब्रिक इक्वेशन। इसे एक्सप्रेशन नहीं पढ़ेंगे, अलजेब्रिक इक्वेशन पढ़ेंगे। इस लाइन को दोबारा रिपीट करते हैं। इट डज नॉट इंक्लूड एनी इक्वलिटी साइन विच वुड मेक इट एन इक्वेशन। विच इक्वेशन? अलजेब्रिक इक्वेशन। आपने पहले दो एग्जाम्पल्स में देखा आपको ये साइन ऑफ इक्वलिटी नज़र नहीं आई, जबकि तीसरे में आपको ये साइन ऑफ इक्वलिटी नज़र आ रही है। तो इसका मतलब है कि पहला और दूसरा एग्जाम्पल जो है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थे, जबकि तीसरा एग्जाम्पल जो है वो अलजेब्रिक इक्वेशन है। कितने टर्म्स इन्वॉल्व है इस अलजेब्रिक इक्वेशन में? काउंट करें। फर्स्ट टर्म है 5x², सेकेंड टर्म है पॉजिटिव 3x, जबकि थर्ड टर्म इस इक्वेशन या इस साइन ऑफ इक्वलिटी के राइट साइड पर है जो कि है पॉजिटिव 7। तो इस अलजेब्रिक इक्वेशन में तीन टर्म्स हैं, और इसे किस कैटेगरी में रखेंगे? क्वाड्रेटिक अलजेब्रिक इक्वेशन। बिकॉज यहाँ जो वेरिएबल x है या जो इंग्लिश लेटर x है, इसकी जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है। चलते हैं फोर्थ एग्जाम्पल की तरफ। ये भी एक अलजेब्रिक इक्वेशन ही है, बिकॉज आप इनके बीच में देख रहे हैं दो ही टर्म्स है 7x और 4। इनके बीच में आपको साइन नज़र आ रहा है इक्वलिटी का। तो इसका मतलब है ये एक्सप्रेशन नहीं बल्कि अलजेब्रिक इक्वेशन है। किस कैटेगरी का अलजेब्रिक इक्वेशन है ये? लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन है, बिकॉज यहाँ पर मैक्सिमम पावर इस वेरिएबल x की जो आपको नज़र नहीं आ रहा, अंडरस्टूड है कि इसकी मैक्सिमम पावर 1 है। इसके बाद अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या अलजेब्रिक इक्वेशन से रिलेटेड जो टर्म्स मैं यूज़ कर रहा हूँ, वेरिएबल, कांस्टेंट या कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट टर्म तो मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया, लेकिन वो भी इसमें एग्जिस्ट करता है। तो इन सबको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला है वेरिएबल। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल को समझने के लिए ये मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी है। अ वेरिएबल इज़ अ सिंबल और लेटर। यहाँ सिंबल का मतलब है कोई भी इंग्लिश लेटर हो सकता है, यूजुअली अ लेटर। आगे मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है। दैट रिप्रेजेंट्स एन अननोन और चेंजेबल वैल्यू इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और अलजेब्रिक इक्वेशन। तो वेरिएबल किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या इक्वेशन में एक ऐसी टर्म होती है, एक ऐसी सिंबल या लेटर होता है जिसे आप कहते हैं अननोन, यानी जिसकी कोई वैल्यू कैलकुलेटेड ना हो, जिसकी कोई वैल्यू मालूम ना हो, और चेंजेबल या जिसकी वैल्यू बार बार चेंज होती है, तो उसे हम कहते हैं वेरिएबल। वर्ड वेरिएबल का मतलब भी है चेंजेबल, यानी ये जो x आपको नज़र आ रहा है इस अलजेब्रिक इक्वेशन में, इस x की एक वैल्यू नहीं हो सकती। हर अलजेब्रिक इक्वेशन के लिए x की वैल्यू डिफरेंट होगी, इसीलिए तो इसको वेरिएबल कहते हैं कि ये हर अलजेब्रिक इक्वेशन के लिए अपनी वैल्यू को चेंज करता है, वेरी करता है। ये चेंजेबल है, फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। अब फिक्स्ड वैल्यूज कौन सी है? जैसे 7 है, जैसे 4 है। हर अलजेब्रिक इक्वेशन में या हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 4 की वैल्यू 4 ही रहेगी, चेंजेबल नहीं है, फिक्स्ड है। जबकि जो इंग्लिश लेटर्स है, जब आप इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो हर बार आपके सामने x की एक नई वैल्यू आती है। तो इसलिए जो इंग्लिश लेटर्स हैं इन अलजेब्रिक इक्वेशंस में या इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में, उन्हें हम कहते हैं वेरिएबल्स। मैंने कुछ एग्जांपल्स दी है वेरिएबल्स की। पहला एग्जांपल है x + 5 = 10। इसमें वेरिएबल क्या है? x है, जबकि कांस्टेंट टर्म्स क्या है? 5 and 10। टर्म कांस्टेंट को आगे भी हम डिफाइन करेंगे। इसी तरह सेकंड इक्वेशन देखें, 2x + 3y = 12। यहाँ दो वेरिएबल्स हैं इस अलजेब्रिक इक्वेशन में। कौन कौन से हैं? x and y, बिकॉज इस इक्वेशन में दो इंग्लिश लेटर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो दोनों क्या कंसीडर होंगे? वेरिएबल्स। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या अलजेब्रिक इक्वेशन में जो सेकंड टर्म है उसे पढ़ते हैं कोएफिशिएंट। अब कोएफिशिएंट क्या है? डेफिनेशन मुलाहिजा फरमाइए। The coefficient of an algebraic equation is the numerical factor multiplied
बाय अ वेरिएबल इन अ टर्म। यानी वेरिएबल के साथ जो आपको न्यूमेरिकल फैक्टर या नंबर नज़र आता है, न्यूमेरिकल फैक्टर का मतलब है कोई भी नंबर हो सकता है, जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा उसे हम कहते हैं कोएफिशिएंट। मिसाल को देखें, एग्जांपल्स है। फर्स्ट अलजेब्रिक इक्वेशन है 3x + 5 = 11। सबसे पहले आपने ये देखना है कि इसमें वेरिएबल टर्म कौन सा है, 3x यानी फर्स्ट टर्म। अब इस वेरिएबल के साथ क्या न्यूमेरिकल फैक्टर या कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, 3। याद रखें, इस नंबर 3 या इस न्यूमेरिकल फैक्टर 3 और इस वेरिएबल x के दरमियान जो रिलेशन है वो है मल्टीप्लिकेशन का। मतलब 3 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आप इसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं 3 × x और 3x, ठीक। तो ये जो वर्ड न्यूमेरिकल फैक्टर है, इस एग्जाम्पल में न्यूमेरिकल फैक्टर इस वक्त 3 है और ये न्यूमेरिकल फैक्टर क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय अ वेरिएबल। आप देख रहे हैं ये न्यूमेरिकल फैक्टर 3 जो है वो वेरिएबल x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैं 3 को क्या कहूँगा, कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट जो है वो किसी भी अलजेब्रिक इक्वेशन में न्यूमेरिकल फैक्टर होता है जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो। तो इस इक्वेशन में जो कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल x है वो 3 है। बहुत ही आसान अल्फाज में यूँ समझे कि जहाँ भी आपको वेरिएबल टर्म्स नज़र आते हैं या इंग्लिश लेटर्स नज़र आते हैं, उससे पहले जो नंबर्स आपको नज़र आते हैं उन्हें कहते हैं कोएफिशिएंट्स। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, डेसिमल फॉर्म में भी हो सकते हैं, फ्रैक्शनल फॉर्म में भी हो सकते हैं। इसके बाद सेकंड अलजेब्रिक इक्वेशन है -2y -7 = 3। सबसे पहले ढूंढते हैं इसमें वेरिएबल। ये जो फर्स्ट टर्म है ये वेरिएबल है और इस वेरिएबल के साथ कौन सा न्यूमेरिकल फैक्टर या कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, -2। आपने साइन का भी ख्याल रखना है, साइन नहीं है तो +2 होगा और अगर साइन है तो -2 होगा, जैसे इस एग्जाम्पल में आपको नज़र आ रहा है। सो द कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल y इज -2। अच्छा, अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं सिर्फ y लिखूँ तो इस वक्त इस y का कोएफिशिएंट क्या होगा, 1, विच इज़ अंडरस्टूड, ठीक। तो अब जो है ना, राइट नाउ द कोएफिशिएंट ऑफ द y इज -2। इसके बाद एक और टर्म है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में जिसे हम पढ़ते हैं कांस्टेंट्स। वर्ड कांस्टेंट का मतलब है फिक्स्ड, जो चेंजेबल ना हो। बहुत आसान अल्फाज में समझने के लिए वेरिएबल का अपोजिट, एक ऐसा टर्म जो अपनी वैल्यू चेंज ना करे, जो चेंजेबल ना हो। अ कांस्टेंट इज अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और इक्वेशन दैट डज नॉट चेंज। It is not multiplied by a variable. Very important line. It is not multiplied by a variable. तो algebraic equation या expression में वो numbers जो किसी भी variable के साथ multiply ना हो रहे हो उन्हें कहते हैं constants। देखें, पहला equation है x + 5 = 10। सेपरेट करते हैं इसमें से constants और variable को। ये आपका variable है x और इसका कोएफिशिएंट है 1 जो इस वक्त नज़र नहीं आ रहा। 1 इस x के साथ यानी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसलिए 1 को कहेंगे कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल x। क्या 5 किसी इंग्लिश लेटर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है? नो। तो 5 क्या कहलाएगा इस अलजेब्रिक इक्वेशन में? कांस्टेंट। क्या 10 किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं। तो इस इक्वेशन में दो कांस्टेंट्स हैं, 5 एंड 10। 5 और 10 फिक्स नंबर्स है जिनकी वैल्यू एक जैसी रहेगी किसी भी अलजेब्रिक इक्वेशन के लिए। और ना ही दूसरी आइडेंटिफिकेशन ये है, दूसरी पहचान ये है कि ये दोनों नंबर किसी भी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, इसलिए ये दोनों नंबर्स क्या कहलाएंगे? कांस्टेंट्स। दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने रखा है एग्जाम्पल के तौर पे 2x -3। मैं सबसे पहले इसमें फाइंड आउट करता हूँ वेरिएबल विच इज़ 2x और इस वेरिएबल x का कोएफिशिएंट है 2 जो x यानी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। बात करते हैं सेकेंड टर्म के -3 which is a constant term. क्यों? Because -3 will remain -3 in any algebraic equation. It does not change its value. दूसरी आइडेंटिफिकेशन, क्या -3 किसी वेरिएबल या किसी इंग्लिश लेटर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है? नो। सो इस एक्सप्रेशन में जो कांस्टेंट टर्म है वो है -3। वेरिएबल क्या है? 2x और कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल क्या है? 2। ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और अलजेब्रिक इक्वेशन से रिलेटेड। आई होप आपको ये समझ आ चुकी होंगी। आगे चलते हैं, अब आते हैं प्रॉपर क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है इस एक्सरसाइज का, स्टेट whether each of the following expressions or the rational expressions
और नॉट। आपसे पूछा गया है कि ये जो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आपको नज़र आ रहे हैं, ज़ाहिर है इन एग्जांपल्स में या इन क्वेश्चंस में देखिए आपको कहीं पर भी इक्वलिटी साइन नज़र नहीं आएगा, विच मीन्स कि दीज आर द अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस नॉट इक्वेशंस, राइट। सो इन्हें सॉल्व करते हैं। आपने सिंपली वन लाइन आंसर ये बताना है कि क्या ये जो आपको नज़र आ रहे एक्सप्रेशंस क्या ये रैशनल है या इरेशनल है। तो बात करते हैं रैशनल और इरेशनल की, जिसे हम प्रीवियस लेसन्स में डिफाइन कर चुके हैं। मैं सिंपली वन वर्ड आइडेंटिफिकेशन बिटवीन रैशनल एंड इरेशनल यहाँ आपको समझा देता हूँ कि रैशनल नंबर्स आर नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन। वो नंबर्स जिसे आप फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकें वो रैशनल होते हैं, और वो नंबर्स जिसे आप फ्रैक्शनल फॉर्म में ना लिख सके वो इरेशनल होते हैं। तो यहाँ तो इरेशनल की बात नहीं हो रही, सिर्फ ये बताना है कि क्या ये रैशनल है या नहीं है। अगर कोई एक्सप्रेशन रैशनल है तो सिंपली आप लिखेंगे रैशनल एक्सप्रेशन, और अगर नहीं है तो नॉट रैशनल। अब सिंपली आप देखिए फर्स्ट पार्ट को, 2x² + 5x + 7/x + 2। अल्जेब्रिक रैशनल एक्सप्रेशंस इसी तरह होते हैं जैसे रैशनल नंबर्स होते हैं। आप प्रॉपर इसमें फ्रैक्शन देख रहे हैं। फ्रैक्शन के ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं न्यूमरेटर और निचले हिस्से को कहते हैं डिनोमिनेटर। तो ये एक रैशनल एक्सप्रेशन है। सिंपली वन लाइन आंसर में आप लिखेंगे आइडेंटिफाई करने के बाद रैशनल एक्सप्रेशन। सेकेंड पार्ट की तरफ आते हैं। ऑल्दो कि ये एक फ्रैक्शन है जिसमें प्रॉपर न्यूमरेटर आपको नज़र आ रहा है 3x + 7 और प्रॉपर डिनोमिनेटर नज़र आ रहा है आपको √6x + 8। ये आपको बज़ाहिर तो लग रहा होगा कि ये फ्रैक्शनल फॉर्म में है तो ये तो रैशनल होना चाहिए। नहीं, ये रैशनल नहीं है बिकॉज ऑफ द √6। आपको पता है कि जितने भी नंबर्स हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स जिनके ऊपर स्क्वायर रूट होता है, जैसे 3 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अगर 3 के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाए तो वो रैशनल नहीं बल्कि इरेशनल होगा। सिंपल 3 बजाते खुद एक रैशनल नंबर है जिसे आप फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन √3 जो है वो रैशनल नहीं है बल्कि इरेशनल नंबर है। इसी तरह 2 भी है, इसी तरह 3 भी है। 4 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो वो कभी भी इरेशनल नहीं हो सकता, वो रैशनल ही होगा बिकॉज 4 का √2 होगा। ठीक, सो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। इसे अंडरस्टैंड करने के लिए आप उस प्रीवियस लेसन को देख सकते हैं। आगे चलते हैं। बिकॉज ऑफ दिस स्क्वायर रूट सिंबल आप ये जो फ्रैक्शन है इसको नहीं कह सकते कि ये रैशनल है, तो आप आंसर वन लाइन आंसर में क्या लिखेंगे, नॉट रैशनल। आगे चलते हैं। एक और एक्सप्रेशन आपको नज़र आ रहा है, मैं पहले रीड आउट करता हूँ। y² + 2y + 1 होल ओवर y + √3y। अब बज़ाहिर तो ये एक फ्रैक्शनल एक्सप्रेशन आपको नज़र आ रहा है, तो आपको लिखना चाहिए रैशनल फ्रैक्शन। अगेन आप इस स्क्वायर रूट को देख रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्क्वायर रूट दिस होल फ्रैक्शन इज नॉट रैशनल। सो दिस इज द वन लाइन आंसर टू डिस्क्राइब दिस algebraic fractional expression. Moving on to number 4, फोर्थ पार्ट की तरफ देखें। बहुत ही सिंपल है। क्या आपको x के ऊपर स्क्वायर रूट नज़र आ रहा है? बिल्कुल, तो ये नॉट रैशनल कैटेगरी में शामिल होगा। बज़ाहिर तो ये फ्रैक्शनल फॉर्म में है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ द स्क्वायर रूट x द गिवन फ्रैक्शन इज नॉट रैशनल। फिफ्थ पार्ट आई होप आपको समझ आ रहा होगा। 3/x² + 16। कोई यहाँ पर स्क्वायर रूट नज़र नहीं आ रहा है, प्रॉपर फ्रैक्शन है जहाँ न्यूमरेटर 3 है और डिनोमिनेटर 2 टर्म्स पर मुश्तमिल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है x² + 16। तो सिंपली आप इसे कैटेगरी में रखेंगे रैशनल एक्सप्रेशन। और इसके बाद सिक्स्थ पार्ट है x³ + 2x² -7/5 + 6x -x²। बिल्कुल कोई आपको स्क्वायर रूट वगैरह नज़र नहीं आ रहा, तो ये एक रैशनल एक्सप्रेशन होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। रिड्यूस द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशंस टू इट्स लोवेस्ट फॉर्म। आपने इन्हें अब सिंप्लीफाई करना है। अब सिंप्लीफिकेशन में आप जानते हैं कि 4 बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन से? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इन चारों ऑपरेशंस को यूटिलाइज करके आपने इन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करना है। कैसे करेंगे? फर्स्ट पार्ट है 3x² + 6xy² होल ओवर x² + 2xy।
मैं सबसे पहले क्या करूँगा, सिंप्लीफाई करने के लिए देखिए कैंसिलेशन तो पॉसिबल है ही नहीं डायरेक्ट, बिकॉज ऊपर भी दो टर्म्स है जो कनेक्टेड है बाय प्लस साइन और डिनोमिनेटर में भी दो टर्म्स है जो कनेक्टेड बाय प्लस साइन है। तो मैं सबसे पहले ये चेक करता हूँ कि क्या मुझे न्यूमरेटर 3x² और प्लस 6xy² में कोई कॉमन नज़र आ रहा है, कोई एक जैसे टर्म्स नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल, सबसे पहले तो नंबर 3 कॉमन है। कैसे? 3 1s are 3, 3 2s are 6। दोनों नंबर 3 और 6 जो है वो 3 के टेबल में आते हैं। तो मैं पहले 3 कॉमन ले लेता हूँ, ये लेफ्ट हैंड साइड है और साथ में मैं इसे राइट हैंड साइड पे सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। इसी तरह क्या आपको इन दोनों टर्म्स में अगर मैं इसको हाईलाइट कर दूँ, ये x कॉमन नज़र आ रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर x 2 दफ़ा है यानी x² है और यहाँ पर x सिंगल टाइम है यानी सिर्फ एक ही दफ़ा है। तो मैं x भी कॉमन ले लेता हूँ। देखिए एक यहाँ पर है x और एक यहाँ इस प्लस साइन से पहले है, यानी दोनों टर्म्स में x कॉमन है। अगर आप कहें कि नहीं x² कॉमन है तो यहाँ तो x² है, क्या यहाँ पर आपको x² नज़र आ रहा है? नहीं, तो आप x² कॉमन नहीं ले सकते। x² कॉमन तभी लेंगे जब दोनों टर्म्स में x² हो। अब यहाँ पर मैक्सिमम जो कॉमन है वो x ही है, एक x सेकंड टर्म में है और 2x फर्स्ट टर्म में है, तो आप एक ही x कॉमन लेंगे। पहले 3 कॉमन लिया था, फिर x कॉमन लिया, अब y चेक करते हैं। फर्स्ट टर्म में y 1 है जबकि सेकंड टर्म में y की पावर 2 है, तो आप y को एक ही दफ़ा कॉमन लेंगे। अब इसके बाद आप लगाएंगे राउंड ब्रैकेट यानी पैरेंथेसिस। ये 3xy इन दोनों फैक्टर टर्म्स में कॉमन है। 3xy फर्स्ट टर्म में भी एग्जिस्ट कर रहे हैं और 3xy सेकंड टर्म में भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो आपने कॉमन लिया 3xy, अब आप लगाएंगे राउंड ब्रैकेट। अच्छा, 3 कॉमन ले चुके हैं, ब्रैकेट के अंदर दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। x 2 दफ़ा है यानी x² है, तो एक दफ़ा तो आप कॉमन ले चुके हैं और एक दफ़ा आप इस पैरेंथेसिस के अंदर लिख देंगे। इसी तरह अगला टर्म y है जिसे आप ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं, तो ब्रैकेट के अंदर लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऐड करेंगे प्लस साइन। अब आते हैं सेकंड पे। देखिए जो कॉमन लिया है 3 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करें टू गेट दिस 6? डेफिनेटली 2 टाइम्स, बिकॉज 3 2s are 6। आपने साथ में ये भी देखना है कि जब आप इस ब्रैकेट और इस बाहर वाले 3xy टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे तो दोबारा यही आंसर आना चाहिए आपके पास। तो 3 2s are 6। अब आते हैं x। क्या हम x को कॉमन ले चुके हैं? बिल्कुल, तो x को 2 के साथ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगेन y² y 2 दफ़ा है, 1 टाइम आप कॉमन ले चुके हैं और 1 टाइम आप इस पैरेंथेसिस के अंदर लिख लेंगे। ये हुआ कॉमन बिटवीन 3x² y प्लस 6xy²। आते हैं डिनोमिनेटर पे। लेट्स चेक आउट, इज देयर एनी कॉमन फैक्टर बिटवीन द फर्स्ट टर्म x² एंड द सेकंड टर्म 2xy? द आंसर इज यस, x इन दोनों में कॉमन है। यहाँ भी आपको x नज़र आ रहा है और x² में भी आपको एक x नज़र आ रहा है, तो मैंने x कॉमन लिया, ब्रैकेट लगाऊंगा। व्हाट वाज द फर्स्ट टर्म? इट्स x², यानी 2 दफ़ा x आ रहे हैं, एक दफ़ा मैंने कॉमन लिया तो एक दफ़ा इस ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे, पॉजिटिव साइन। अब अगेन 2 कॉमन नहीं है तो मैं 2 लिखूंगा। x मैं कॉमन ले चुका हूँ, इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है 2 के साथ। y अनकॉमन है इसलिए इसे पैरेंथेसिस यानी ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। अगले स्टेप में मैं कुछ कैंसलेशन करने जा रहा हूँ, वो किस तरह से कि मैं 2x + 2y और x + 2y दोनों एक जैसे फैक्टर है तो इन्हें मैं कैंसिल आउट कर दूंगा। कैंसिल आउट करने के बाद मेरे पास रह जाएगा 3xy/x। अब भी मुझे कुछ नज़र आ रहा है कि कैंसिल हो सकता है, मैं कैंसिल करने जा रहा हूँ x एंड x को। इसे कैंसिल करने के बाद मेरे पास क्या रह जाएगा 3y, विच इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट ये है y² -16 ओवर y² -8y + 16। इसे मैं सॉल्व करता हूँ। लेफ्ट साइड मैंने एज इट इज़ लिखा है विच इज़ द क्वेश्चन, और राइट साइड पर मैं इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। आप गौर करें कि जो न्यूमरेटर है y² -16, ये एक फार्मूला बन रहा है। कौन सा फार्मूला? a² - b²। अब इसे इस फार्मूले के फॉर्म में लिखने के लिए मैं 16 को क्या करूँगा? स्क्वायर फॉर्म में लिखूँगा। आप देखिए y² तो एज इट इज़ आ जाएगा, जबकि जो नंबर 16 है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। और किस तरह से हमें पता चलेगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? बिकॉज 16 को हम स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। इस हिसाब से आप देखिए 9 भी तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, बिकॉज 9 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 3 स्क्वायर।
ठीक, तो बहुत सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं, जैसे 25, जैसे 36, जैसे 49 एंड सो ऑन। तो मैं यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस 16 को लिखूंगा वाई स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। इसी के साथ जो सेकंड एक्सप्रेशन है ये मैं फैक्टराइज करूँगा इसको। अच्छा, ये फैक्टराइजेशन का प्रोसेस कैसा है आप इसको देखें। इस एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स हैं। फर्स्ट टर्म है वाई स्क्वायर, सेकेंड टर्म है -8y और थर्ड टर्म है +16। फैक्टराइज करने के लिए मैं इस कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करूंगा फर्स्ट टर्म के कोएफिशिएंट के साथ, वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट के साथ। गौर से सुने, कांस्टेंट टर्म 16 मल्टीप्लाइड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट टर्म वाई स्क्वायर। इस वक्त वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? 1, जो लिखा नहीं है बट अंडरस्टूड है कि कोएफिशिएंट 1 ही है। तो 16 1s आर 16, साथ में साइन को भी मल्टीप्लाई करें, प्लस इंटू प्लस, ये आ जाएगा प्लस। और जो मिड टर्म है यानी वेरिएबल टर्म है -8y, इस y का कोएफिशिएंट क्या है? -8। साइन भी आपने चेक करना है, उसे मैं 16 के नीचे लिख देता हूँ -8। अगर ये +8 था तो फिर हम +8 लिखेंगे। अब आपने इसको फैक्टराइज करना है। रेड पेन से मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये रफ वर्क कंसीडर होगा। मुझे 2 ऐसे नंबर्स चाहिए जिन्हें मैं मल्टीप्लाई करूँ +16 आ जाए, और उन्हीं 2 नंबर, उनके साइन भी चेंज करना अलाउड नहीं है, उन्हीं 2 नंबर्स को मैं ऐड और सब्ट्रैक्ट करूं टू गेट -8। फिर से देखें, मुझे 2 ऐसे नंबर्स चाहिए जिन्हें मैं मल्टीप्लाई करूं, मेरे पास आ जाए +16, और उन्हीं 2 नंबर्स को विदाउट चेंजिंग देयर साइंस वी वांट टू गेट -8। तो टू कैलकुलेट द -8 आई विल टेक -4 एंड -4। देखिए, आप +4 और +4 भी ले सकते हैं, बहुत आसानी से आ जाएगा। 4 4s आर 16, लेकिन जब आप +4 करते हैं तो +8 आता है, -8 नहीं आता। ठीक, मैंने कहा आपसे मुझे 2 ऐसे नंबर्स चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करूं +16 और उन्हीं को ऐड या प्लस करूं। ऊपर सिर्फ मल्टीप्लाई करना है और निचले -8 के लिए ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैं लूँगा -4 मल्टीप्लाई बाय -4, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 4 टाइम्स 4 इज 16। जबकि अगर मैं इन्हीं 2 नंबर्स -4 को ऐड करता हूँ तो वी गेट -8, जो इस क्राइटेरिया को पूरा कर रहा है, 16 और -8 को। आगे क्या करना है आपने? फर्स्ट टर्म वाई स्क्वायर और लास्ट टर्म 16, इसे एज इट इज़ लिखेंगे। दरअसल आपने -8y को फैक्टराइज किया, आपने इसके 2 टुकड़े कर दिए। कौन कौन से हैं? ये -4 इस पीस के साथ आपका काम है। तो आप -8y को 2 पार्ट्स में लिखेंगे, -4y। फर्स्ट और लास्ट टर्म आप एज इट इज़ लिखेंगे। आगे चलते हैं। वाई स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, ये मैच कर रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। ए इज़ द फर्स्ट टर्म वाई एंड बी इज़ द सेकेंड टर्म 4। तो ए प्लस बी यानी वाई प्लस 4 एंड ए माइनस बी यानी वाई माइनस 4। इसी तरह कॉमन लेते हैं फर्स्ट 2 फैक्टर में, डिनोमिनेटर पे आते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 4y। तो आपको क्या नज़र आ रहा है बिटवीन वाई स्क्वायर एंड -4y? कॉमन क्या नज़र आ रहा है इसमें? y। तो आप y को कॉमन लेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। अब y स्क्वायर है तो 1 टाइम y आप कॉमन ले चुके हैं, एक दफ़ा ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। -4 अनकॉमन है तो इसे लिख देंगे। अगेन y आप कॉमन ले चुके हैं तो दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आगे आ रहा है नेगेटिव साइन, तो आप यहाँ पुट कर देंगे माइनस साइन। ये अब 4y और 16 में कॉमन क्या आ रहा है? 4, बिकॉज 4 1s are 4 एंड 4 4s are 16। देखिए 2 भी तो कॉमन ले सकते हैं ना, 2 2s are 4, 2 8s are 16, लेकिन आपको फिर एक स्टेप बढ़ाना पड़ेगा, फिर आपको 2 कॉमन लेना पड़ेगा। तो इसलिए कोशिश करें जब भी आप कॉमन लेंगे तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ले, जो बड़ा फैक्टर कॉमन हो, ठीक है ना। तो उन दोनों में जैसे 4 और 16 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 4 है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं 4 कॉमन लूँगा ताकि स्टेप्स बहुत ज़्यादा बढ़ ना जाए। और इसके बाद बड़ी एहतियात से आपने यहाँ पर ये काम करने। देखिए आप -4 कॉमन ले चुके हैं, तो लिहाजा ये -4 यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे अल्फाज में माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस, ब्रैकेट के अंदर जो टर्म लिखने जा रहे हैं आप, वो पॉजिटिव होगा। ठीक हो गया। इसी तरह y आपने कॉमन नहीं लिया तो y यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद सबसे पहले साइन को आप मल्टीप्लाई करें, माइनस इंटू प्लस। आप सोच रहे होंगे कि इससे पहले भी तो हमने कॉमन लिया, तो मैंने साइन को क्यों मल्टीप्लाई नहीं किया? वो इस वजह से कि अगर यहाँ प्लस साइन हो तो फिर मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि प्लस साइन से दूसरे नंबर के साइन पे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर माइनस साइन है
तो आपने उनके साइन चेंज करने हैं। जैसे यहाँ पे -4 कॉमन लिया तो अब y के साथ -4 है तो आप अंदर ब्रैकेट के अंदर सिर्फ +y लिखेंगे। -4 यानी कि माइनस इंटू माइनस प्लस, या -4 आप कॉमन ही ले चुके हैं तो सिर्फ y लिखेंगे। 16 के लिए सबसे पहले साइन को देखेंगे, माइनस इंटू प्लस माइनस, और फिर 4 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करें टू गेट 16? 4 4 * 16। देखिए अगर आप इस पोर्शन को सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट द सेम नंबर -4y + 16। -4 मल्टीप्लाई बाय y -4y, एंड माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 * 16। बहरहाल आगे चलते हैं। न्यूमरेटर पे आ जाएगा y + 4 एंड y - 4। डिनोमिनेटर में कॉमन लेने के बाद अब चेक करते हैं कि अब क्या कॉमन फैक्टर आ रहा है। y - 4 y - 4 ये कॉमन फैक्टर्स हैं तो एक ही दफ़ा लिखेंगे y ना। अनकॉमन फैक्टर्स क्या है? y एंड -4, इन्हें भी आप साथ में लिखेंगे। पहले आपने कॉमन फैक्टर निकाला y - 4 y - 4 एक ही दफ़ा लिखेंगे, और फिर अनकॉमन यानी y एंड -4 इसे भी आप इसके साथ ब्रैकेट में लिखेंगे। इसके बाद क्या कुछ कैंसिलेशन हो रही है तो ठीक है, नहीं हो रही तो वो फाइनल स्टेप कंसीडर होगा। y - 4 और y - 4 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो y + 4 / y - 4 जो है वो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा।